भाई क्या हो रहा है ये? टोयोटा अभी तक फॉर्च्यूनर कैसे बिक रही है भाई 2026 में भी 3 से 4 हज़ार की बिक्री। इसके अलावा इतनी बेकार गाड़ियाँ मतलब इस लेवल पे तो कोई बेच नहीं रहा है। बात करते हैं इसके बारे में आगे चल के। तो बात करते हैं इंडिया में कार ख़रीदना मतलब होता क्या है। बेसिकली ये होता है कि सनरूफ चाहिए आजकल टाइम में, तुम्हें बड़ी स्क्रीन चाहिए, एडास चाहिए, सारे टेल लैम्प्स कनेक्टेड चाहिए, जैसे वर्ना में आते हैं कि पीछे के सारे कनेक्टेड आ रहे हैं, और फिर साथ में तुम्हें प्राइस भी कम चाहिए। बेसिकली तुम्हें फीचर्स सारे आईफोन के चाहिए बट तुम्हें प्राइस चाहिए रेडमी का। इसमें फिर सारी गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल, सारी होंडा किया वगैरह सब। उसमें क्या कर रहे हैं कि 2-3 साल की गाड़ियों में फेस लिफ्ट आ रहा है, 5 साल में नई जनरेशन चेंज हो आ रही है, और स्कॉडा भी नई नई गाड़ियाँ निकाल रहा है सारे सेगमेंट्स में, जिसमें बेस वेरिएंट से तुम्हें नए नए फीचर्स मिल रहे हैं जो पहले यूजुअली ऊपर वाले वेरिएंट से मिलते थे। पर एक महान कंपनी हमारे टोयोटा नाम की, जो कुछ नहीं करती है, इसमें चेंजेस कुछ नहीं किया इसने। 2015 में आया था फॉर्च्यूनर, और अभी तक वही फॉर्च्यूनर चल रही है समहाउ। एक दूसरी गाड़ी है इनोवा जो सारी टैक्सीज में चलती है, बिना किसी चेंज के, बिना कोई नए टेक के। सनरूफ भी नहीं देते थे फॉर्च्यूनर में, ऊपर एसी वेंट्स वगैरह। झंझट है भाई, बहुत झंझट है उसमें, और बस नेताओं के लिए यूज़ होती है गाड़ियाँ। फॉर्च्यूनर का करंट जनरेशन 2015 का है, जबकि महिंद्रा ने XUV 500 निकाली, फिर 700 आई, फिर अब 7XO निकालने वाले हैं। कितनी गाड़ियाँ आने जान चुकी हैं, जब तक टोयोटा एक ही पे चला रही है, और वो बिक भी रही हैं। महीने की 3,000 से 4,000 की बिक्री समहाउ। दूसरी गाड़ियों में ऐसा नहीं है, दूसरों को फीचर्स लाने पड़ते हैं कॉम्पीट करने के लिए, लेकिन फॉर्च्यूनर का स्वैग तो है, ये तो मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि टोयोटा एक्चुअली में उसने अपनी इमेज बनाई कैसे है, उसकी पावर इमेज जैसे क्रिएट कैसे हुई है। ज़्यादा करके ये है कि फॉर्च्यूनर पावरफुल दिखती है। यहाँ पे भी अभी मैं 2 मिनट पहले आया था, अभी यहाँ पे भी एक फॉर्च्यूनर मुझे दिख गई थी जाते हुए, और इनोवा तो मेरे ख्याल से अभी दिख भी रहेगी, शायद हो सकता है वीडियो के बीच में भी दिख जाए। तो यह है कि फॉर्च्यूनर VIP वाले ही लोग चलाते हैं, नेता बिजनेसमैन, ये ठीक है। लेकिन फिर इनोवा का क्या? इनोवा तो इतनी वो भी नहीं है कि मतलब देखने में भी ऐसी नहीं है कि बहुत धाकड़ सी गाड़ी है, इतनी इंटिमिडेटिंग उसका लुक नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि भाई शो ऑफ करने के काम आए। इनोवा टैक्सी में और कॉर्पोरेट की फ्लीट पूरी इनोवा की होती है, प्राइवेट में जितनी भी टैक्सी चलती हैं सारी इनकी है। इनोवा हर जगह मिल जाएगी तुम्हें, सबसे रिलायबल। बिजनेस फैमिली से तो काफ़ी हद तक इनोवा ही लेती हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ रिलायबिलिटी या फिर सिर्फ इमेज के रीज़न पे टोयोटा चल रही है, क्योंकि रिलायबिलिटी के चक्कर में फिर ये है कि सारी गाड़ियाँ दे रही है आजकल, हुंडई, किया, मारुति। हालांकि मारुति का ये है कि वो कम सेगमेंट में जा रही है, छोटे सेगमेंट में जा रही है, इतने बड़े सेगमेंट में जा रही है। और होंडा की तो खैर है ही नहीं गाड़ियाँ, भले ही रिलायबल भी हो, पर होंडा की गाड़ियों में कोई है ही नहीं कॉम्पिटिशन के लिए, उसके लिए, टोयोटा के लिए। तो बेसिकली टोयोटा आई थी 1997 में किर्लोस्कर के साथ, जो काफ़ी अग्रेसिव लॉन्च नहीं था, बहुत बस ऐसे इंपोर्ट करके कुछ गाड़ियों से टेस्ट किया उन्होंने, कस्टमर फीडबैक लिया। फिर 2000 के आसपास फिर दूसरी क्वालिस लॉन्च हुई, और फिर उसमें भी कुछ वो नहीं था, कोई स्टाइल नहीं था, कोई फीचर नहीं था उस गाड़ी ने। लेकिन यह कि रिलायबिलिटी के चक्कर में उसने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली 2 साल में। तो 20% मार्केट शेयर हो गया था उसका 2 साल के अंदर। टैक्सी ऑपरेटर सारे वही गाड़ी ले रहे थे। लार्ज फैमिलीज़ में ये है कि भाई बिजनेस वाली फैमिली है, सामान ऊपर नीचे होता है, दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, कहीं लोगों का ट्रांसपोर्ट का रोज़ का चक्कर है, तो इनोवा उसमें काम आती है। सबका भरोसा बेसिकली वहीं पे ख़त्म हो गया था। तो टोयोटा का ट्रस्ट फाउंडेशन वहीं पे बन गया था। फिर आती है इनोवा, लेकिन ये कि फिर तो पूरा ही मार्केट कैप्चर हो गया था। इनोवा के बाद आने के बाद रिलायबिलिटी और टोयोटा का जो ब्रांड नेम है, अब वो सबको पता था इस टाइम पे। और 2025 तक तो अब बस इनोवा बची है और फॉर्च्यूनर बची है सारे। और ठीक है, टोयोटा की और भी गाड़ियाँ हैं, बट इन दो से ही जानते हैं टोयोटा को। तो एक तरह से टोयोटा को लोग वैसे ये भी देखते हैं कि एज ए इंश्योरेंस देखते हैं। तीसरा पॉइंट यही है कि ये कॉन्सेप्ट को समझो, मतलब टोयोटा ने खुद को कार ब्रांड नहीं, लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह एक तरह से पोजीशन किया। मतलब हर घर इंश्योर क्यों करते हैं, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो, ये है कि बड़े नुकसान से बचोगे, कभी ज़िंदगी में कभी ना कभी बड़े नुकसान से बचोगे। ठीक है, कार खरीदना भी बेसिकली वही है कि तुम कार खरीद रहे हो, तुम्हें वो चाहिए कि एक बहुत सालों तक तुमने कमाई की है, खर्चा किया है, और अब फैमिली वाले भी चलाएंगे, और तुम्हारा खैर सोशल स्टेटस भी खैर तुम पर उस पर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। पर तुम चाहते हो कि बेसिकली इंश्योर्ड रहे, कि तुम्हारे सारे पैसे ज़ीरो ना जाए, 30 लाख से तुम्हारे ज़ीरो पे ना जाए। तो इस पॉइंट पर लॉजिक कम है और डर ज़्यादा रहता है।
तो टोयोटा बेसिकली इस चीज़ के बाद ये कि उसने इंश्योरेंस इस तरीके से दिखाया है अपना कि भाई तुम फीचर्स कम ले लो, तुम ये सब नई स्क्रीन नहीं मिलेगी तुम्हें 12 इंच की, या फिर छोटे से वो बटन्स नहीं मिलेंगे, नए एडास नहीं मिलेगा, लेकिन तुम फीचर्स कम ले लो, लेकिन तुम गाड़ी एकदम रिलायबल ले लो। 25 लाख 30 लाख 35 लाख की एक हुंडई या किया वगैरह की गाड़ी लेने से बेटर है कि तुम 32 की इनोवा की ख़त्म करो ना बात, क्योंकि वो सालों साल चलेगी, 15 साल तुम्हारे को टेंशन ही नहीं है। एक ऐसी एक ऐड भी था इसका ऑस्ट्रेलियन उसमें हिलक्स का, तो ये था कि ट्रक से गिर गई है गाड़ी एक बंदे की गलती से, और वो दुखी है और वो बीच के पास पानी में गिर गई है, और कुछ दिनों बाद वो मिल जाती है उसे बीच में से, ऐसी कैसी खड़ी हुई बीच पे, ठीक है, उसका इंजन भी स्टार्ट हो रहा है और वो चल पड़ती है, तो वो बंदा खुश हो रहा है। तो बेसिकली टोयोटा की ब्रांडिंग ही इस वजह से है कि भाई हमें फ़ीचर्स तो नहीं देंगे हम, बट तुम एक रिलायबल वो मिल जाएगा तुम्हें कि हाँ कि जैसे तोड़ फोड़ मचाओ, तुम ऊपर से गिराओ, जैसे रेंज रोवर का करते हैं, उसका करते थे, लैंड रोवर का है उसका, ये सब भाई टोयोटा की ब्रांडिंग ऐसी है हर एक लेवल पे, ज़ीरो से लेके जो सस्ती वाली गाड़ियाँ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक, सबकी ब्रांडिंग ये है कि भाई तुम्हें सबसे मजबूत गाड़ी देंगे हम। फिर बात आती है कि टोयोटा इतनी रिलायबल कैसे है। अब इस पॉइंट पे असली गेम शुरू है। टोयोटा की बैकबोन है जो उसका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, उसका गोल ये है कि हाईएस्ट क्वालिटी और लोएस्ट कॉस्ट पे, ठीक है, तो और शॉर्टेस्ट टाइम में। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, ये कि एक तो इनका मॉडल काम करता है जस्ट इन टाइम पे। टोयोटा के जो पार्ट्स हैं वो बल्क में नहीं आते, सप्लायर फैक्ट्री पास में होती है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो अपने पार्ट्स मंगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं, तो डिफेक्ट्स नहीं होते उसमें, तो जल्दी डिफेक्ट्स पकड़े आते हैं। जब अगर थोड़ा प्रोडक्शन उस पर चल रहा है तो एकदम से मास रिकॉल नहीं होता, जैसे कई सारी गाड़ी में होता है, पोर्शे में होता है कुछ टाइम पहले यूरोप में कि कुछ ख़राब होता है, फिर मास रिकॉल हुआ, सब सारे ओनर से मंगवाओ भाई गाड़ियाँ, फिर सही करके दो उन्हें। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि उनका ह्यूमन प्लस ऑटोमेशन टोयोटा फैक्ट्रीज़ में जिस तरीके से काम करता है कि एक वर्कर है ना, उसे कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, किसी भी स्टेज पे वर्कर है प्रोडक्शन लाइन पे और उसे कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, वो प्रोडक्शन लाइन को वहीं पे रोक सकता है। और इस चीज़ पे मतलब ये है कि वो स्लो नहीं कर रहा, बेसिकली वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो क्वालिटी जो स्टेबिलिटी मिलती है वो तुम्हें एकदम पिन पॉइंट नीचे से मिलती है, लोएस्ट ग्राउंड से, कि एक छोटे से वर्कर को कुछ भी दिक्कत दिखी है तो वो प्रॉब्लम्स को रूट से सॉल्व कर पा रहा है। जबकि बड़ी कंपनीज़ में ये नहीं होता, बड़ी कंपनीज़ में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, तुम मैनेजमेंट से जाओगे, पेपर सबमिट करोगे, ये गलती दिखी है, फिर इतने रिकॉल होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें एकदम स्ट्रिक्ट है। और तीसरा पॉइंट यह है कि भाई वेस्ट रिमूवल, टोयोटा अननेसेसरी चीज़ें हटा ही देता है। एक्स्ट्रा वायरिंग है, हटाओ भाई, फालतू के वायरिंग के झंझट जर्मन गाड़ियों में होता है, रिलायबिलिटी का इशू आ रहा है फिर स्कॉडा वगैरह में। अनटेस्टेड टेक है कि ठीक है भाई स्क्रीन है हुंडई वगैरह की कभी कभी ग्लिच कर रही है, टाटा की ग्लिच कर रही है, ये सब इशू वो नहीं करते, वो पुराना टेक ही चला रहे हैं, पर ठीक है पुराना टेक वो बढ़िया चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा ये है कि कॉम्प्लिकेट नहीं करते सिस्टम्स को ज़्यादा। सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करने से क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है और फिर कुछ भी खर्चा होता है बहुत महंगा पड़ता है। तो जैसे टोयोटा का 2.8 लीटर का इंजन है, 200 हॉर्स पावर दे रहा है, और वहीं पे महिंद्रा का 2 लीटर का इंजन है और वो 190 हॉर्स पावर दे रहा है। तो भाई टोयोटा ऐसे वो चाह ही नहीं रहा है कि वो उतने पे स्क्वीज़ कर ले सारी परफॉर्मेंस उस इंजन में से, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ आजकल ट्राई कर रही हैं, पर फ़ायदा नहीं हो क्योंकि लॉन्जिविटी कम हो जाती है फिर इंजन की। तो इन चीज़ों में टोयोटा बहुत बेटर है। हवा थोड़ी तेज़ हो गई है तो बढ़िया हो रहा है मौसम ऐसे। बट फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि इंडिया में अंडर डिलीवरी क्यों है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में 50 लाख की फॉर्च्यूनर है, लेकिन उसमें आउटडेटेड इंफोटेनमेंट है, UI बेकार से है। हालांकि नेता बैठते हैं पीछे तो उन्हें UI और उससे फीचर से ऐसे भी क्या ही मतलब कि आगे क्या दिख रहा है, ड्राइवर क्या चला रहा है, और मतलब ओल्ड स्कूल है बेसिकली, अंदर से इंटीरियर एकदम कोई वो कुछ भी खास नहीं है उसमें। जबकि इंडोनेशिया की जो मार्केट है उसमें जो फॉर्च्यूनर है उसमें ADAS आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आता है, अडेप्टिव क्रूज़ आता है, स्क्रीन बहुत बेटर है, UI थोड़ा मॉडर्न है। मतलब ऑप्शन था उन पर टोयोटा पे कि अगर वो इंडिया में देना चाहते हैं तो 50 लाख में 60 लाख का टॉप वेरिएंट जाता है फॉर्च्यूनर का। तो भाई 60 लाख में तुम कुछ तो देते, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं देने की, कोई कंपटीशन है ही नहीं उनका। फाइनल पॉइंट ये है कि भाई कंपटीशन बिल्कुल ही ख़त्म है। उनके रियल एडवांटेज ये है कि प्रीमियम नॉन लग्जरी सेगमेंट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। प्रीमियम में इनोवा है जिसके आसपास कोई नहीं है, किया के कैरेंस वगैरह है, लेकिन किया पे कोई ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि कोरियन है। तो
रिलायबल एसयूवी में बस एक फॉर्च्यूनर है जो 50 लाख के उसमें रेंज में है। पुरानी उसके एंडीवर थी फोर्ड की, लेकिन जो लोगों को पसंद भी दिखा है, अभी भी लोग वही रोते रहते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर वर्सेस एंडीवर का कर लो, उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि फॉर्च्यूनर के बाद फोर्ड ने बंद कर दी थी। अभी आ रही थी, मुझे याद नहीं आई है नहीं पिछले साल, पर एंडीवर आनी तो थी, पर अब कोई कंपटीशन नहीं बचा। एंडीवर के जाने के बाद फॉर्च्यूनर का बेसिकली कोई कंपटीशन नहीं है। और इसी का रीज़न है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च की थी फॉर्च्यूनर उन्होंने, और वो फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप होने का रीज़न यही था सिंपली कि वहाँ पे लोग थोड़े समझदार हैं, वो वैल्यू फॉर मनी समझते हैं, और उन्होंने नहीं खरीदी, उन्हें नहीं अच्छी लगी। तो एक ब्रांड परसेप्शन जो इंडिया में जीत रहा है वो हर जगह नहीं जीत रहा। दूसरी कंट्रीज़ को फीचर्स चाहिए रिलायबिलिटी के साथ। इंडिया में ये है कि भाई यहाँ नाम हो गया फॉर्च्यूनर और इसका, तो अब बस यही चलता रहेगा। तो कंक्लूजन ये है कि टोयोटा का सीक्रेट, फीचर्स नहीं देंगे हम, लेटेस्ट टेक नहीं देंगे हम, पर जो हम देंगे वो है कि भाई ट्रस्ट, इंश्योरेंस देंगे हम तुम्हें ज़िंदगी भर का इंश्योरेंस, कि तुम्हारे बच्चे को पकड़ाइए वो ठोक के आ रहा है तो ठीक है भाई, चलता है, इतनी थोड़ी बहुत स्क्रैच पड़ गई गाड़ी में, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। कंपटीशन नहीं लेंगे हम फालतू का, ऐसे सेगमेंट में हम गाड़ी निकालेंगे जिसमें कंपटीशन ना ही हो। तो टोयोटा को इंडिया में थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना तो चाहिए, क्या ही कर सकते हैं। कस्टमर को अब ज़रूरत नहीं लग रही तो वो भी नहीं बढ़ाएंगे, कंपटीशन है ही नहीं। अगर टोयोटा अपग्रेड नहीं करेगा तो एडवांटेज हमेशा नहीं रहेगी, पर भाई देखते हैं कब तक रहेगी जो भी है। तो क्या लगता है, टोयोटा स्मार्ट है, स्ट्रैटेजी क्या है इनकी, अगले 10 साल में कुछ नई गाड़ियाँ निकालेंगे? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है उसके लिए। कमेंट करो, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो, और थोड़े अपडेट्स लाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। कमेंट्स में बताना क्या चाहिए। थैंक यू यार।